हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो आज की हमारी पहली वीडियो है। तो दोस्तों, आज हमारे पास कोई स्टैंड वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत फ़ोन हिले तो मैनेज कर लेना। नेक्स्ट टाइम से हम आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। आज हम आपको एक डेमो दे रहे हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको आपको पहले अपना क्या क्या सोचना चाहिए और किस किस बेस पे आपको एसएससी की तैयारी के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिसको अर्जेंट घर पे नीड हो पैसे की और मतलब जिसको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल एसएससी में ही जाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी में तो ऐसा है कि अगर आप क्रैक कर गए तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, अगर नहीं हुआ तो बहुत टाइम भी नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी का ना होता और उससे के पास कोई और रिसोर्स भी नहीं बचता। एसएससी में यूँ आप अच्छे से मन लगा के एक साल तैयारी करोगे तो आपको इजीली एक साल में कोई ना कोई छोटी या बड़ी कोई पोस्ट तो मिल जाएगी। तो दोस्तों, और चलो बात करते हैं हमें आपको एसएससी की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपको एक ड्रीम पोस्ट बनानी होगी दोस्तों। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको देख के मैं भी लग जाता हूँ और कुछ भी नहीं देखते कि क्या सिलेबस है, मेरे लेवल का है, क्या है, कौन सी पोस्ट मुझे चूज़ करनी है। तो अब आपको सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे एएसओ चाहिए, मुझे इंस्पेक्टर चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर चाहिए, जो भी आपको चाहिए। तो अपनी एक ड्रीम पोस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उसका सीजीएल और सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसके थ्रू सिलेक्शन होता है उसका आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस निकालना है। सिलेबस आपको एसएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको वो अच्छे से डाउनलोड करके रखना है अपने पास। ये नहीं है कि उसको पीडीएफ में रख के हमेशा फ़ोन में और भूल जाओ कि कब कौन सा सिलेबस था। 2-4 दिन बाद आपको नया भूत चढ़ जाए और मैं तो यूपीएससी करूँगा, एनडीए करूँगा, सीडीएस करूँगा, कुछ भी, तो आप किसी और मोटिव की तरफ चले जाओ। तो अपना पहले एक अच्छे से गोल सेलेक्ट करो और उसका अच्छे से आप सिलेबस को एनालिसिस करो। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके टायर्स ऑफ एग्ज़ाम देखने कि आपके कितने टायर होंगे एग्ज़ाम में, किस में टाइपिंग भी इंक्लूड है, किस में कंप्यूटर टेस्ट भी इंक्लूड है। तो उस सब की तैयारी भी आपको प्री में के साथ साथ ही स्टार्ट कर देनी है। वो भी हम बताएंगे कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही नहीं करनी है तैयारी, स्टार्ट कब करनी है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं टाइमिंग एंड मार्क्स की। तो अब आपको यहाँ पे टाइमिंग एंड मार्क्स से क्या समझोगे कि मतलब मैथ की कितनी वेटेज आ रही है इसमें, सीजीएल में, सीएचएसएल में कितनी वेटेज आ रही है, मेंस में कितनी वेटेज आ रही है और टाइमिंग किस सब्जेक्ट के लिए कितनी मिल रही है। तो आप सबको ये जनरल नॉलेज है, ये तो पता होनी चाहिए जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट और वेटेज कितने मार्क्स का है। तो ये तो हुई हमारी ड्रीम पोस्ट की बात। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी बिगिनर्स है, मतलब जिसका 10% से 50% तक सिलेबस कंप्लीट है, उनको आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना वीओडी मतलब वीडियोज़ देख के, ये नहीं है कि अब लाइव बैच देख के लगे हुए हैं डेली की एक वीडियो देख रहे हैं, उससे नहीं होगा। 6 महीने में अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट किया, 4 महीने में, 2 महीने में, जितना भी आपका सिलेबस पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी 2x पर वीडियो देखो या 1.5x पर, आपको जैसा थोड़ा सा ठीक लगे। तो ऐसे जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एक दिन रिवीजन का और 2 दिन वीकली रिवीजन का भी रखना है। उसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चंस लगाने हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वो कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए कि आपको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने क्वेश्चन लगाने हैं उस सब की डिटेल में। आपको ये नहीं है कि मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, आपको प्री की तैयारी करते करते सिलेबस कंप्लीट करो, तभी आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन भी साथ ही ट्राई करते रहना। ये नहीं है कि मैं पहले प्री की करूँगा उसके बाद मेंस की करूँगा। अब बात कर लेते हैं वोकैब की। तो दोस्तों, वोकैब है जो आपको खुद से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। इसके लिए हम आपको अच्छी सी बुक से एक बुक की वीडियो में सजेस्ट कर देंगे, ब्लैक बुक अच्छी बुक है जैसे, तो हम एक बुक की अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वोकैब आपको खुद से ही स्टार्ट करनी है पढ़नी। और एक आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो। न्यूज़पेपर तो हैवी लेवल का हो जाएगा जिसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, तो आप एएसओ सर ने बताई है, एएसओ गोल्डन सर ने, या 5th-6th क्लास की, 6 से स्टार्ट करके 8th क्लास तक इंग्लिश की बुक है वो रीड करो। तो उनकी वीडियो बहुत अच्छी है इससे रिलेटेड, इंग्लिश की बुक कैसे रीड करनी है, तो वो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो दोस्तों, जो वोकैब और रीडिंग सेक्शन है ये आपको खुद से ही करना होगा, ना कि कोई टीचर या इंस्टीट्यूट आपको करवाएगा। तो ये आप स्टार्टिंग में ही शुरू कर दो, तो वोकैब की जितनी रिवीजन होगी उतना ही अच्छा होगा। आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग में अवॉइड करने, क्योंकि आप अभी के करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको 5-6 महीने लग जाएंगे सिलेबस कवर अप करने में, और उसके बाद आपको फिर एग्ज़ाम दोगे
तो उसके लिए बीच में आपको 3-4 महीने प्रैक्टिस चाहिएगी। तो जो अब करंट अफेयर पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे आपकी अच्छी तैयारी होगी तो उसका बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका जो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। लेकिन ऐसी बातें कोई नहीं बताता, सब बोलते हैं कि करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन हम सीधा बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप ना पढ़ो, पहले आप अपना जो बेसिक सिलेबस है उसे कवर अप करो, जीएस पे बाद में ध्यान देना। उसके बाद मॉक टेस्ट भी अगर आपका 50% से कम सिलेबस है तो आप ना ही दो, क्योंकि मॉक टेस्ट इजीली अवेलेबल भी नहीं है, टेक्स्ट बुक पे है, तो आप उनको लगाओगे उसके बाद 20-25 मॉक आते हैं, जितने भी आते हैं, तो वो आप किसी ना किसी सब्सक्रिप्शन लेके वेस्ट ही करोगे पहले तो। क्योंकि वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके 50-60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेबस को पहले पढ़ो ना, जो कि आपने पढ़ा ही नहीं हुआ उसमें से आप क्या मॉक लगा लोगे। अगर आपका एक बार 50-60-70% सिलेबस भी हो जाता है उसके बाद आप मॉक स्टार्ट कर देते हो। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिसका 50 से ज़्यादा 70% सिलेबस पे अटका हुआ है, जो कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हो, सी जल्द हो जाते हैं, इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अल्टरनेट डेज पे बिल्कुल मॉक लगानी है, अल्टरनेट डेज पे तो बिल्कुल लगाने ही लगाने है। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट है तो उनको तो डेली मॉक लगाने ही लगाने है, उसकी 1 घंटा तो मॉक लगाने में लग जाता है और 1 घंटा उसकी अच्छे से एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, मतलब जो अलग से क्वेश्चन है उनको एक नोटबुक में लिखो, अलग से जो वोकैब है उनको लिखो, क्योंकि जो मॉक है टेक्स्ट बुक पे, ओलिव बोर्ड पे, इन सब पे जो है पिछले साल के मॉक है, वो मतलब पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही सब है। तो इसके लिए हम उन क्वेश्चनों को अवॉइड नहीं कर सकते। और जो आपकी कंप्यूटर है और टाइपिंग है वो अगर आप प्री क्लियर होने के बाद स्टार्ट करोगे तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन में ये ज़्यादा टाइम मांगेंगे, तो उनको भी अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो आपका जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ वो जल्दी से जल्दी प्री से पहले अपना सिलेबस निपटा लो, ताकि मेंस के टाइम आपके अच्छे मार्क्स बन सके उसकी रिवीजन करके बार बार। ठीक है, एक आपको ये चीज़ बहुत अवॉइड करनी है, कहीं पे भी कमेंट करना कितनी कट ऑफ जाएगी, कब आएगा नोटिफिकेशन, इन चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और ना ही किसी टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ वगैरह देने में टाइम वेस्ट करना। बहुत से बच्चे वहाँ टाइम वेस्ट करते हो, सोचते हैं कि हम अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, आपको जो डेली शेड्यूल होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 8 से 10 घंटे तो आपका होना ही होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल इतना नहीं होगा तो आप एक एस्पिरेंट नहीं हो, लेकिन अगर आप कॉलेज जाते हो साथ में या कोई काम करते हो तो भी आपको 6 आवर तो निकालने हैं, 5-6 आवर, क्योंकि आप उन बच्चों से कम्पीट करोगे जो 8-10 आवर पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कंजूसी कर जाओगे इस काम में। आपको मंथ में 26-27 दिन ही प्रोडक्टिव मिल पाएंगे, जिस दिन आप काम कर पाओगे। 1-2 दिन तो आपका मन नहीं होगा या फिर तबीयत वगैरह ख़राब होगी, और 1-2 दिन आप घर पे भी लगा के आओगे, तो 25 से 26 दिन प्रोडक्टिव मिलेंगे, जिसमें अगर आप 10 घंटे पढ़ोगे 25 दिन तो 250 आवर, और 30 के हिसाब से एवरेज पड़ गए वो 8 आवर पर डे के। तो इस हिसाब से आपके 8 आवर ही पड़े, तो एवरेज आपको देखना है और अपना मैनेज करना है कि महीने में मुझे ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और ये वाली बुक इस हफ्ते में कंप्लीट करनी है, साइंस मुझे इन 3 हफ्ते में कंप्लीट करना है। ये सब आपको अपना शेड्यूल मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप कोई किसी के शेड्यूल पे चलोगे तो वो अपने हिसाब से बताएगा। अब मैं बताऊँ मेरा, क्योंकि मेरी थोड़ी जीएस में प्रॉब्लम है तो मैं जीएस पे टाइम लगाऊंगा, लेकिन अगर आपकी जीएस अच्छी है तो आप मैथ पे टाइम लगाओ, इंग्लिश पे टाइम लगाओ, वीक सेक्शन पे टाइम लगाओ। तो दोस्तों, किसी का भी नहीं फॉलो करना, सुनो सबकी, करो मन की, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपको 5+2 7 मतलब 5 दिन आपको काम करना है, 2 दिन रिवीजन, 7 दिन कैसे मैनेज करने हैं और आवर कैसे बांटने हैं, कितने घंटे आप क्या पढ़ सकते हैं। उसमें भी मैं ऐसे प्रॉपर ये नहीं बताऊँगा कि 4 घंटे आपको मैथ ही पढ़ना है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका वीक है तो इतने आवर पढ़ो, अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक है तो इतने आवर, मतलब कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। और आपको एक वीडियो में आपको बुक्स की जानकारी भी दूंगा। उसके बाद हम आपको बात करते हैं कि अपना शेड्यूल बनाते हुए आपको ना तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखना और ना ही बिल्कुल आपको रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ऐसा भी नहीं रखना कि आपको मशीन की तरह काम करना जो फॉलो ही ना हो, 3 दिन फॉलो हो 2 दिन ना हो। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि दिन में 2 ही घंटे पढ़ने जा रहे हैं, कभी उठ गए कभी सो गए, इस टाइप से भी नहीं रखना है। तो अपना और
टाइम टेबल के बीच में रेस्ट और ब्रेक बिल्कुल चाहिए माइंड को। मतलब अगर आपको नींद आ रही है तो आप पहले सो जाओ, उसके बाद पढ़ लो। दोस्तों आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना है और बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं आने देनी। ये नहीं है कि आप सारा दिन सो ही रहे हो। तो इसके बाद आपको टाइम टू टाइम ब्रेक भी चाहिए माइंड को। ये नहीं है आप बिल्कुल मशीन की तरह लगे पड़े हो। ऐसे तो यूपीएससी तक नहीं होता, 1-2 दिन का एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, ये 1-1.5 साल का एग्ज़ाम है। इजीली कोई भी वीक एस्पिरेंट हो उनके लिए, अगर आप थोड़े से अच्छे हो तो 8-9 महीने तो आपको लग ही जाते हैं। तो 1-2 दिन नहीं पढ़ना, हमें रेगुलर पढ़ना है, अपनी सेहत पे भी ध्यान देना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 21 डेज रूल्स। इस ये एक गोल्डन स्टेप है, बिल्कुल गोल्डन स्टेप है। अगर आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना है तो एक बार आप 21 दिन के लिए लगाओ, ठीक है। 21 दिन आप कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए, आपको अपना आसमान में बिजली पड़ जाए या बारिश आए, कुछ भी हो जाए, आपको अपना 21 दिन अपना रूल फॉलो करना है। 21 दिन अपना टाइम टेबल फॉलो करोगे तो इसके बाद आपको खुद को आदत लग जाएगी। उसके बाद अगर आप ना पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कुछ मिस हो रहा है, ठीक है। और मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स डेली आपको बिल्कुल करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आपको क्या क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स अवॉइड करनी है, क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ वाईफाई मिलती रील्स देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं, 10 मिनट देख लेते हैं और इस चक्कर में वो 1-1, 2-2 घंटा बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको चैटिंग और टेलीग्राम, ये तो आपको आईडी ही बंद कर देनी है अपनी, तब जब तक आप इंस्पेक्टर या फिर अपनी ड्रीम पोस्ट ना ले लो, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो रिप्लाईज है उनकी आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो। नोटिफिकेशन ऑफ करने से जब आपका ये होगा कि अब मैं पढ़ लिया हूँ, 10 मिनट के लिए चला लेता हूँ, तभी आप उनको वो करोगे, नोटिफिकेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे क्लास वगैरह देखते टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ टेलीग्राम क्विज। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, इसमें अनरिलेवेंट क्वेश्चन आते, ना कोई PYQs होते। अगर आपको टेस्ट ही लगाने हैं भाई, मॉक लगा लो, वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो निब्बा निब्बी के चक्कर में। वहाँ पे किसी को हेलो मैसेज कर दिया, किसी को हाय मैसेज कर दिया, ये बात कोई नहीं बताता आपको। पूरे यूट्यूब पे ऐसे बता देंगे इतने घंटे ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन ये बातें नहीं बताता कोई भी, आप कहाँ पे फंसते हो। इसीलिए हमने चैनल का नाम रखा है एसएससी ट्रूथ्स, क्योंकि जो सच बात है वो मैं फेस करता हूँ। वहाँ कमेंट्स में बच्चे, अगर किसी ने, कोई लड़की ने क्वेश्चन पूछ लिया तो 3 उससे डिटेल में आंसर लिखेंगे, फिर एक उसको समझाएगा। वो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका अपना क्या वो है भाई, उसमें बिल्कुल भी इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लिमिटेड कंटेंट, बच्चे एक काम बहुत ज़्यादा करते हैं कि PDF सेव कर लेते हैं, इतनी PDF सेव कर लेते हैं कि कभी भी कंप्लीट ना हो। 5 साल के लिए थोड़ी SSC करना है हमें, तो 1 साल में निकालना है, 1 साल में। तो इसके लिए आप जितनी कम बुक्स, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन, इस स्ट्रेटजी पे ध्यान दो, क्योंकि मिनिमम बुक्स होगी तभी तो आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाओगे। और आपको बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अपना टाइम टेबल के चक्कर में अपना रूममेट बीमार पड़ा या कोई भी मम्मी बोल रही है 1 दिन के लिए घर आ जाओ, कि आप इमोशंस ही खो दो। ह्यूमन बीइंग बन के रहना है, बिल्कुल अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है। अगर घर वाले और दोस्त भी साथ होंगे तभी एग्ज़ाम क्लियर करने का मज़ा है, अकेली पैसे का क्या कर लोगे भाई, ठीक है। बाकी इतना तो मोटिवेशन लेवल मैं नहीं करूँगा कि आपको बिल्कुल मशीन लेवल पे ही चले जाओ आप, कितने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे साइड वाला बीमार हो के मर जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अवॉइड पार्टीज़, हाँ, जो ये बच्चे रहते हैं PG में रूम्स में, तो इनके दोस्त फ्रेंड्स के बर्थडे होता है उस दिन, ये पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। किसी की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और एक वेडिंग में अगर आपको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो 1-2 आवर के लिए चले जाओ। ऐसा नहीं है कि 1-1 हफ्ता आप वहीं पे गुजार रहे हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी आपको 1 साल के लिए। रिपीट द अफर्मेशंस इन हिंदी और इंग्लिश, तो आपको ये बोलते रहना है कि मुझे CGL इंस्पेक्टर बनना, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट हो। इससे पॉजिटिविटी आती है और आपका काम में मन लगा रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो है जो हमारी, वो रिवीजन कैसे करनी है, आपको 5+7 डे मैनेज कैसे करनी है, और दिन में कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इससे रिलेटेड आने वाली है। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज थोड़ी सी नर्वसनेस थी, बोलते टाइम भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था, और रिटन में भी थोड़ी बहुत हाथ से मिस्टेक हो रही थी। तो दोस्तों कोई नहीं, आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहली बारी में तो कोई भी इतना अच्छा नहीं कर पाता। थैंक यू दोस्तों।